केवीएस पीजीटी हिंदी के इस क्लास सेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और शुरू करते हैं केवीएस पीजीटी हिंदी के नए सिलेबस में जुड़ा हुआ नए पाठ्यक्रम पर आधारित राजस्थान की रजत बूंदें वृतांत भाग 1 से। राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने से तरबतर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। चेलबाजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की ही कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि पर समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आ जाता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होगा। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है।
जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने पर, धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत में, आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती हैं। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए लगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर गढ़ थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को ही नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि वह 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ व्यास के कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धसके नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उखाड़ देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं।
खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है, रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरड़ी, बड़, कैर, बावर या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यहाँ बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर तीज त्योहार में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत जमा नमी की पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है।
हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके जा मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चकरी पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी की चकरी भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजालों पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे उड़ाक कहते हैं। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। उड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों का पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आपस आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयां थीं। लोग इस क्षेत्र को छबीसी 6x20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी करते हैं। जैसे जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारोली तो कहीं धाधड़ो धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बिल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी से के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो चलिए राजस्थान की रजत बूंदें पाठ से अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, लेखक अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन है? अमन मिश्रा, अनमोल मिश्र, अनुपम मिश्र या अभिषेक मिश्र? तो ऊपर ही लिखा हुआ है, इसका उत्तर है स, अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लेखक हैं, संपादक हैं, पर्यावरणविद हैं या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी हैं।
राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किसके बारे में उल्लेख है? सावन के महीने में राजस्थान में होने वाली वर्षा के बारे में, राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली कुई के बारे में, राजस्थान में पाई जाने वाली तालाबों के बारे में या उपर्युक्त सभी के बारे में। तो इस राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली कुई के बारे में उल्लेख है। ऑप्शन ब सही है यहाँ पर। और चेलवाजी या रेजारो क्या है? एक कलाबाज होता है। चेजारो एक फल का नाम होता है। वह व्यक्ति जो रेगिस्तानी इलाकों में कुई खोदने के कार्य में कुशल होता है। एक पक्षी का नाम होता है। तो चेलबाजी या चेजारो वह व्यक्ति है जो रेगिस्तानी इलाकों में कुई खोदने के कार्य में कुशल होता है, उसे कहा जाता है। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में पानी के कौन कौन से रूप बताए गए हैं? पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। पाताल पानी जो कुओं से निकाला जाता है। रेजाड़ी पानी यह धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी है। उपर्युक्त सभी। तो पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी, ये सारी उपर्युक्त सभी प्रकार बताए गए हैं, सभी रूप बताए गए हैं पानी के। कुई खोदने वालों को क्या कहा जाता है? मिस्त्री कहा जाता है, प्लम्बर कहा जाता है, चेजारो कहा जाता है या मजदूर कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा स, चेजारो कहते हैं। रेजाड़ी पानी को समेटने के लिए बनने वाली कुई का व्यास व गहराई कितनी होती है? 3-4 हाथ का व्यास, 30 हाथ की गहराई। 4 हाथ का व्यास, 65 हाथ की गहराई। 5 हाथ का व्यास, 35 हाथ की गहराई। 4-5 हाथ के व्यास की कुई और 30 से 60 65 हाथ की गहराई होती है। तो इसका उत्तर होगा द सही होगा। रेजाड़ी पानी को समेटने वाली बनने वाली कुई का व्यास 4-5 हाथ और गहराई 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक होती है। ऑप्शन डी सही है, द। पाठ राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में आया शब्द खीप क्या है? कुआं है, घास है, घोंसला है या उपर्युक्त सभी है। तो पाठ में आया हुआ शब्द खीप एक घास है। ऑप्शन बी सही है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत दे जाती है। उपर्युक्त उद्धरण किस पाठ से है? लेखकों के बारे में, नमक का दरोगा, आलू आंधारी या राजस्थान की रजत बूंदे। तो इसका उत्तर सबको पता है, ऑप्शन डी है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का ही आंसर है। लट्ठे, अरड़ी, बड़, कैर, बावल या कुंबट क्या है? पेड़ है, त्योहार है, घरों के प्रकार हैं या राजस्थान में पाए जाने वाले फल हैं। तो लट्ठे, अरड़ी, बड़, कैर, बावल या कुंबट ये सब पेड़ के प्रकार हैं, पेड़ हैं वहां के राजस्थान के। कुई खुदाई का काम कब रोक दिया जाता है? बरसात आ जाने पर, तेज आंधी चलने पर, खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही, बाढ़ आ जाने पर। तो इसका उत्तर होता है स, खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही कुई खुदाई का काम रोक दिया जाता है। आज प्रथा से क्या तात्पर्य है? विवाह के अवसर पर होने वाली रस्म है। गणगौर के अवसर पर मनाई जाने वाली परंपरा है। तीज के अवसर पर शुभ अवसरों पर चेजारों को सम्मानित करना व भेंट देना है। वर्ष भर तीज त्योहारों पर या मंगल शुभ अवसरों पर चेजारों को सम्मानित करना व भेंट देना है या उपर्युक्त सभी है। तो इसका उत्तर होगा वर्ष भर तीज त्योहारों और मंगल शुभ अवसरों पर चेजारों को सम्मानित करने व भेंट देने की प्रथा है आज प्रथा। तो पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है और तब मेला सा लग जाता है। उपर्युक्त वाक्य में आए रेखांकित पद गोधूली का क्या अर्थ है? प्रातः काल का समय जब गाय चरने जाती है, गोधूली का अर्थ यहाँ पूछा जा रहा है। प्रातः काल का समय जब गाय चरने जाती हैं, सायंकाल का समय जब गाय चरकर लौटती हैं, ब्रह्म मुहूर्त जब पूजा प्रार्थना का समय हो या मध्याह्न का समय।
तो गोधूली का अर्थ होता है सायंकाल का समय, जब गायें चर करके लौटती हैं, सायंकाल का वो समय। ऑप्शन बी सही है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से क्या तात्पर्य है? हर दिन थोड़ी मात्रा में और निरंतर लाभ मिलना, ऐसी मुर्गी जो रोज सोने का अंडा दे, ऐसा सोना जो अंडे के आकार का हो, अंडा जिसमें सोना मिला हो। तो हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का अर्थ होता है हर दिन थोड़ी मात्रा में और निरंतर लाभ मिलते रहना। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में राजस्थान के किन स्थानों के नाम आए हैं? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इन सभी जगहों के नाम आए हैं। धाधड़ो, धड़धड़ो, बीहू, रो और खड़ी किसे कहा जाता है? धाधड़ो, धड़धड़ो, बीहू, रो और खड़ी ये खड़िया पट्टी है, राजस्थानी त्योहार पत्र है, राजस्थानी मिठाई है या राजस्थानी कला है? तो इसका उत्तर होगा अ, खड़िया पट्टी। थोड़ी पिक्चर बहुत हल्की आ गई है, पीडीएफ में लग रहा है ठीक से नहीं आया है, और पर मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। टाइम नहीं है जल्दी बनाने के लिए, ऐसा हो गया जल्दी जल्दी बनाने में। और उम्मीद है मेरी आवाज़ स्पष्ट आप लोगों को सुनाई दे रही हो और आपको लग रहा हो कि मैंने मेहनत की है कुछ आप लोगों के लिए, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने विचार ज़रूर बताएं। और कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, असावधानी हो तो उसको ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और हम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ भी आप प्रश्न पूछिए, जो भी प्रश्न आपको जानने हो, कठिनाई हो, मैं सबके उत्तर दूंगी। कमेंट सेक्शन में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और बता सकते हैं मुझसे। धन्यवाद। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।